नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी महाकुंभ पहुंचे एक अनोखे बाबा की, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अगले मास्टर स्ट्रोक की और देश में डार्क कॉमेडी के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता की। इन सभी मुद्दों पर करेंगे बात, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर संसद में बोले अखिलेश यादव, अभी तक मृतकों का आंकड़ा नहीं दिया गया। संसद में उठा रणवीर इलाहाबादिया के बयान का मुद्दा, शिवसेना सांसद ने की ओटीटी के लिए कानून बनाने की मांग। नागपुर में कार सीख रहा शख्स की गाड़ी सहित कुएं में गिरा, 3 लोगों की हुई मौत। यूपी के शहरों में विकास कार्यों की रैंकिंग हुई जारी, 69वें स्थान पर मथुरा, अयोध्या और वाराणसी भी पिछड़े। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी ब्लास्ट, घायल हुआ सीआरपीएफ का जवान। ब्रिटेन ने भी पकड़ी ट्रंप की राह, इमिग्रेशन क्रैकडाउन का शिकार बन रहे भारतीय रेस्तरां। अखिलेश ने संसद में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर किया कटाक्ष, कहा सोने की जंजीर ले जाएगा। फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में बोले पीएम मोदी, एआई मानवता के लिए मददगार। शेयर बाजार 5 दिन में 3% टूटा, निवेशकों के डूबे 17.76 लाख करोड़। आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1018 अंक टूटा, निफ्टी 23,100 से फिसला। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे आज के खास और पहले मुद्दे की। प्रयागराज संगम के तट पर आस्था का महापर्व चल रहा है। ऐसे में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित महाकुंभ में ऐसे बाबा पहुंचे जिनका नाम सुनकर आप शायद थोड़ा चौंक जाएंगे, लेकिन उनका काम आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा। ये हैं पर्यावरण बाबा, जिनका असली नाम है संत राम बाहुबली दास। हिमाचल प्रदेश से साइकिल पर सफर करते हुए ये बाबा महाकुंभ तक पहुंचे हैं और रास्ते में पौधे लगाते हुए लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं। सर्द मौसम में सफेद धोती पहने, साइकिल के आगे और साइकिल के पीछे कैरियर पर छोटे छोटे पौधे लेकर चलते हुए इन बाबा को देखना एक अद्भुत दृश्य होता है। आप सोच सकते हैं कि महाकुंभ के इस विशाल मेला क्षेत्र में जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहां इतने सादे और शांत बाबा का क्या हो रहा होगा। लेकिन यही तो उनका तरीका है, बिना किसी दिखावे की वो साइकिल से लोगों को पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा का संदेश दे रहे हैं। वे अपने पौधों को आशीर्वाद के स्वरूप लोगों को देते हैं, ताकि लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें और पृथ्वी को बचाने में उनका हाथ बटाएं। वहीं पर्यावरण बाबा का जीवन भी किसी कहानी से कम नहीं है, या यूं कहें किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनका बचपन मुश्किलों से भरा था, क्योंकि उनके माता पिता का जल्दी ही स्वर्गवास हो गया था। इसके बाद वो वाराणसी के शमशान घाट पर अघोरियों के साथ रहते हुए शमशान घाट की सफाई करते, लाशों को जलाने में मदद करते और भोग प्रसाद बनाते। ये अनुभव भले ही अजीब लगता हो, लेकिन उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि वे जिस शांति और ज्ञान की तलाश में थे वो कहीं और है। इसके बाद बाबा ने संन्यास लिया और कई वर्षों तक भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम किया। अब वे साइकिल से यात्रा करते हुए हर जगह पौधे लगाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। उनका कहना है, अगर हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। यही कारण है कि वे हिमाचल से पंजाब के रास्ते साइकिल यात्रा करके महाकुंभ पहुंचे हैं। देखा जाए तो पर्यावरण बाबा का संदेश साफ है, अगर हम अपनी धरती और पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। और यही उनका उद्देश्य भी है, और यही सभी का असली उद्देश्य है, प्रकृति को बचाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य छोड़कर जाना। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट्स की तरफ।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर 8 फरवरी से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। हर तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्या बड़ा धमाका करने जा रही है जो अरविंद केजरीवाल को भी चौंका दे। भारतीय जनता पार्टी की आला कमान की चुप्पी खुद ही इस बात की ओर इशारा कर रही है कि दिल्ली की राजनीति में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे प्रवेश वर्मा का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे है। उनके द्वारा अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद उनका सीएम बनने का दावा काफी मजबूत लग रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या बीजेपी अपनी पुरानी राजनीति से भटककर पारिवारिक राजनीति को अपनाएगी? बीजेपी के इतिहास को देखा जाए तो अब तक कभी भी किसी ऐसे नेता को सीएम नहीं बनाया गया जिनके माता पिता पहले सीएम रह चुके हों। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रवेश वर्मा के पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से उनका सपना पूरा हो पाएगा? अगर नहीं तो फिर आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है? इसी बीच अंदर खाने से एक खबर आ रही है और दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि दिल्ली को एक बार फिर एक महिला मुख्यमंत्री मिले। लेकिन वो होगी कौन? ये बड़ा सवाल अपने आप में है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से 4 महिला उम्मीदवार को उतारा था मैदान में, जिन्होंने जीत हासिल की। नाम है शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, वजीरपुर से पूनम शर्मा, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय। इनमें से रेखा गुप्ता का नाम इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली में बनिया वोटरों की तादाद काफ़ी अहम मानी जाती है। लेकिन क्या बीजेपी इन महिला नेताओं में से किसी को सीएम बनाएगी या फिर दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री लाने का बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी के नए प्लान का हिस्सा होगा? अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनाती है तो कौन होगा वो चेहरा जो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले खड़ा हो सके। इसी बीच स्मृति ईरानी का नाम अचानक चर्चा में आ जाता है। बीजेपी सूत्रों की माने तो स्मृति का नाम सीएम बनने के लिए सबसे आगे आ सकता है। स्मृति का लंबा राजनीतिक अनुभव, बीजेपी की तेजतर्रार नेता के रूप में पहचान और अरविंद केजरीवाल के मुकाबले एक मजबूत चेहरा बनने की उनकी क्षमता उन्हें इस दौड़ में सबसे आगे लाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी स्मृति को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाती है तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं बीजेपी के लिए भी ये एक बड़ा सवाल है। देश में अब तक किसी भी बीजेपी शासित राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। अगर बीजेपी अपनी आधी आबादी के नारे को सही मायने में लागू करना चाहती है तो एक महिला मुख्यमंत्री की जरूरत है, और अगर ये महिला सीएम कोई नहीं बल्कि स्मृति ईरानी हो तो इसका संदेश और भी मजबूत होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का काट ढूंढ लिया है और वह काट शायद स्मृति ईरानी हो सकती हैं। अगर स्मृति ईरानी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये न सिर्फ बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा बल्कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बेहतरीन रणनीतिक कदम होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की सियासी जंग में बीजेपी किसे आगे बढ़ाती है और क्या अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए पार्टी कोई नया चेहरा सामने लाती है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। अगर आपने भी अपने बच्चों को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बेधड़क छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपकी परवरिश पर खतरे की घंटी बज चुकी है। आपके बच्चे कब किस दिशा में मुड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वक्त जो अश्लीलता सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही है, जिसका जिक्र करने में भी हमें शर्म आ रही है, स्क्रीन पर इन चेहरों को देखिए, गौर से देखिए। अगर इनमें से किसी की भी वीडियो को आपके बच्चे देख रहे हैं तो समझ जाइए उनका भविष्य खतरे में है। खासकर 2 लोग, कॉमेडियन समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया। डार्क ह्यूमन का जो तूफान इन दोनों कॉमेडियन समय रैना ने भारतीय मनोरंजन में लाया है वो सिर्फ मजाक नहीं बल्कि नैतिकता की हड्डियां भी तोड़ रहा है। इसी समय रैना के शो में जब रणबीर इलाहाबादिया पहुंचे तो केवल
पॉडकास्ट करते वो भी अपनी मर्यादा को ताले में बंद करके आए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। इस शो में ऐसी बातें हुई जो एक सभ्य समाज की अर्थी निकालने के बराबर थी। इस शो में पहले भी माता पिता की मौत पर मजाक बनाया जा चुका है। अगर इस बार तो सारी हदें पार कर दी गई और माता पिता के निजी पलों का ऐसा मजाक उड़ाया गया जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते, जिसने बच्चों और माता पिता के बीच खींची मर्यादा की लकीर को धूल में मिला दिया, ओछेपन की सारी हदें पार कर दी। अब चाहे नेता हो या मंत्री, कोई एक्टर हो या गायक, हर कोई इनका विरोध कर रहा है। सुनिए आप भी। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर समय रैना और रणवीर अहलावालिया ने बिलो द बेल्ट जैसे कमेंट्स किए अपने पॉडकास्ट पर। वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। इस पूरे प्रकरण के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उनकी जानकारी दी। पोस्ट में उन्होंने लिखा, आज गुवाहाटी पुलिस ने कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर काम करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है उनके नाम हैं आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अहलावालिया, समय रैना। इस पूरे बवाल और मामले की गंभीरता के बाद रणवीर को आखिरकार माफी मांगनी पड़ी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. लेकिन सोचिए, क्या बात केवल माफी मांगने तक सीमित है? क्या ये सिर्फ एक अकेली घटना है? नहीं, ये एक नए ट्रेंड की शुरुआत है, जहां हर गाली, हर अश्लील मजाक को हंसी में उड़ाया जा रहा है, रिश्तों को शर्मसार किया जा रहा है, अश्लीलता को प्रमोट किया जा रहा है, सभ्य समाज की नींव को खुले आम हिलाया जा रहा है, डार्क कॉमेडी के नाम पर इंसानियत को बेचा जा रहा है और सरकार फिलहाल कुछ करती नहीं दिखती। यूरोप और अमेरिका की बात अलग है, जहां डार्क ह्यूमन का लंबा इतिहास है, मगर भारत जैसी पारंपरिक देश में हाल के कुछ सालों में इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ी है। अब तो यूट्यूब और स्टैंड अप कॉमेडी में
गालियां और व्यक्तिगत हमले खुलेआम देखने को मिलते हैं। ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि आपके कानों से खून आ जाए, खासकर समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट में। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई भारतीय समाज अब इन सब को आम तौर पर स्वीकार कर चुका है? क्या हमने स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मतलब केवल ये समझ लिया है कि कोई कुछ भी बोल सकता है और मजाक के नाम पर हम तालियां बजाते रहेंगे? सोचिए, अगर आपके बच्चे भी कॉमेडी के नाम पर ये देख रहे हैं तो उनकी मानसिकता कैसे विकसित हो रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर सरकार को अब इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए। सरकार को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर जो अश्लीलता और अनैतिक कंटेंट फैलाया जा रहा है उस पर सख्ती से काबू पाना चाहिए। लोगों को ये समझाना होगा कि डार्क कॉमेडी का मतलब गालियां और अश्लीलता नहीं, ये सोचने की प्रक्रिया है। बोलने की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन ये बात तो तय करनी होगी कि उसकी सीमाएं कहां खत्म होती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय समाज आज ऐसी गुमनाम सड़क पर चल रहा है जहां आधुनिकता के चमकते शोर और संस्कृति के पुराने खंडरों के बीच एक अजीब सा टकराव हो रहा है। डार्क कॉमेडी के नाम पर गालियां, सोशल मीडिया पर घटिया मजाक और मनोरंजन के नाम पर घटिया हरकतें, ये सब अब सिर्फ हंसी मजाक नहीं रहे बल्कि समाज की उस नैतिकता पर सवालिया निशान बन जाएंगे जो कभी हमारे आदर्शों और संस्कारों की नींव थी। अब तो ऐसा लगता है जैसे संस्कृति को आधुनिकता के नाम पर कूल बना दिया जाए, बस ये भूलते हुए कि ठगी और अश्लीलता के बीच की सीमा कहीं खो गई है। फिलहाल सभी को इस पर विचार करने की आवश्यकता है और ऐसे शो और ऐसी कॉमेडी को वॉकआउट करने की भी आवश्यकता है। फिलहाल सभी को इस पर विचार करने की आवश्यकता है और ऐसे शो और ऐसी कॉमेडी को देखना बंद कर देना चाहिए। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन जाते जाते एक बात आपसे जरूर कहेंगे। लोकतंत्र ने हमें बहुत सी चीज़ों की आज़ादी दी है, ऐसे में अभिव्यक्ति की आज़ादी भी हमें मिली है, यानी कि हमारे मन में जो है हम बोल सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी हद तक जाकर किसी की भावनाएं या समाज के मूलों का उल्लंघन करें। जब हम अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम न सिर्फ दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि खुद भी समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का सही मतलब है अपने विचारों को सम्मान के साथ व्यक्त करना, ना कि अश्लीलता या अराजकता को बढ़ावा देना। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आज़ादी का उपयोग विवेक और संवेदनशीलता के साथ करें ताकि समाज में एक सकारात्मक और समरस वातावरण बने। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।